हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस टोटल इनकम। क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रोस टोटल इनकम। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 14 के अंडर। सेक्शन 14 के अंडर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर हम 5 हेड डिस्कस करते हैं। तो पहला हेड है सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, तो फोर्थ है कैपिटल गेन और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट हेड कौन सा है? सैलरी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हेड हमारा कौन सा है? सैलरी। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15, 16, 17। जैसे कि मैम ने कहा, सैलरी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो 3 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 15, 16, 17, ये तीनों सेक्शन किसको कवर करते हैं? सैलरी को कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन तैयार हो गया। तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट, अभी मैं सैलरी आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। स्टार्टिंग के लिए सैलरी किसे कहते हैं, बस वही बार बार वही डिस्कस करूँगी। वैसे तो आपको पता ही है सैलरी क्या होता है ना। चलो फिर भी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप कि एक हम कहेंगे किसी पर्सन को सैलरी मिली है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्सन का उस दूसरे पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। कि जो दूसरा पर्सन है, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है। एम्प्लॉय क्या होता है? जो काम करता है और इस एम्प्लॉय को क्या मिलती है? एम्प्लॉयड से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो सैलरी हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तभी हम कहेंगे सैलरी है। यदि एम्प्लॉय को किसी और से सैलरी मिलती है, किसी और काम के बदले सैलरी मिलती है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये नहीं है, तब हम उसको सैलरी नहीं कहेंगे। तब हम उसकी इनकम को अदर हेड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझ गए। सबसे पहले सैलरी के लिए ज़रूरी है दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। जैसे कि आप सभी को पता है, सैलरी और वेजेस बहुत बारी सुना है आपने, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग क्वेश्चन भी किए हुए हैं। वेजेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, सैलरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं ना। तो अब वहाँ पर आपके मन में तो आते ही होगा ना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को सेम ट्रीटमेंट दी जाती है, सैलरी और वेजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि वेजेस को हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, वेजेस को भी वैसे ही, सैलरी और वेजेस को दोनों को सेम ही माना जाएगा। इसको भी इसी हेड के अंदर, वेजेस को भी इसी हेड के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी सैलरी होती है वो नॉन मैनुअल वर्क के लिए मिलती है और वेजेस मिलती है हमें मैनुअल वर्क के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो चलो ये तो आपको क्लियर ही है। ठीक है, सैलरी नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस। जैसे फॉरेन गवर्नमेंट, आपको पता ही है फॉरेन गवर्नमेंट है जो दूसरी हमारी इंडिया की बाहर की कंट्री है, वो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। लेकिन जो एम्प्लॉई है वो इंडिया में रह कर काम कर रहा है, तो उसकी भी सैलरी को टैक्स लगेगा इस हेड के अंडर। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से बोलूँगी कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है और ईजी है, तो मुझे लगता है आपको समझ भी आ रहे होंगे। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर मतलब कि जैसे मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरे एम्प्लॉयर कितने हैं? 2, 3, 4, है ना। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जिनके जहाँ मैं काम करती हूँ। जैसे कि मैं 4 जगह काम करती हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयर कितने हुए? 4 एम्प्लॉयर हुए। चारों से मुझे क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। यदि मैं 4 जगह काम करती हूँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, तो जहाँ जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं ना, तो वो मेरी सैलरी माना जाएगा और मेरी सैलरी हेड के अंडर ही आएगी। चारों मेरे जो एम्प्लॉयर है ना, उनसे जो भी मुझे मिलता है वो सैलरी हेड के अंडर ही उसकी कैलकुलेशन होगी। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। सैलरी फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। ठीक है, सैलरी फ्रॉम पास्ट मतलब कि हम जो पिछले साल है वो पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। ठीक है, तो मुझे आपको लगता है जैसे कि हमें एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिलती है वो चाहे पास्ट है, प्रेजेंट है, वो इसी हेड के अंडर आएगी। लेकिन जो फैमिली पेंशन होता है, जब बंदे की डेथ हो जाती है फैमिली पेंशन लग जाती है ना, लेकिन और वो सैलरी हेड के अंडर नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके बीच में एम्प्लॉय का रिलेशनशिप थोड़ी है ना। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर आएगी। हमारे 5 हेड है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर आएगी। तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम।
सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में फ़र्क है ना। सैलरी क्या होता है, हम किसी के यहाँ काम करते हैं और हमें एक रेगुलर सैलरी मिलती रहती है। प्रोफेशनल इनकम क्या होते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो उसके बदले में मैं फीस लेती हूँ, वो थोड़ी सैलरी है, वो सैलरी नहीं है, वो किसी दूसरे हेड के अंडर आएगी। वो कौन सा हेड है, प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशनल, ये हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सैलरी किसे कहते हैं और प्रोफेशन किसे कहते हैं। वैसे तो पता ही है, आप हम कॉमर्स के हैं तो। नेक्स्ट टाइम है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी क्या होती है, कई बार एम्प्लॉयर कहता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने अपनी जो भी सैलरी आ गई है ना, उस पर क्या देना होता है, टैक्स देते हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है जिसने मुझे जॉब दी है, वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी सैलरी दे रहा हूँ जिसको जो उस सैलरी पर जो भी टैक्स बनता है, एम्प्लॉयर कहता है कि मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो आपको बेनिफिट हो गया, एक तो आपको सैलरी मिल रही है और आपका टैक्स कौन पेड कर रहा है, जिसने मुझे नौकरी दी हुई है। तब आप पर इन्होंने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तो आपने सैलरी, ग्रोस सैलरी में सैलरी भी लिखना है और टैक्स भी लिखना है, क्योंकि टैक्स भी आपको क्या दिया हुआ है, उसने ही दिया है ना आपकी तरफ से। यदि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो एक टाइप से आपको ही दे रहा है ना, आपके भी आप पर गवर्नमेंट को दे रहा है। तो जब आपकी ग्रोस सैलरी कैलकुलेट होगी तो ये सैलरी प्लस टैक्स दोनों ही आपने ग्रोस सैलरी में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स भी आपकी क्या होगी, एक टाइप से इनकम ही होगी। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्स बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। मतलब कि 8 पॉइंट, ड्यू मतलब मैंने कमा ली है, जैसे मैंने काम कर दिया इस महीने लेकिन अभी सैलरी नहीं मिली, ड्यू हो गई, ठीक है। और रिसीव्स मतलब अभी मिल गई है, अभी मैंने काम करना है ना। तो दोनों ही केसेस में ड्यू होगी, मैंने काम कर लिया है अभी मिली नहीं है, या फिर मिल गई अभी काम करना है, अगले महीने करना है, अगले साल करना है। तो मतलब जो भी दोनों में से पहले होगा उसको सैलरी माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। जब मिल गई है तब भी टैक्स देना है, यदि मैंने कमा लिया है तब भी मैंने क्या देना है, टैक्स देना, जो पहले आ जाए। यदि मैंने ड्यू पर दे दिया, अभी टैक्स दे दिया, अगले साल मैंने उस पर टैक्स नहीं देना है क्योंकि मैंने पहले दे दिया हुआ है। रिसीप्ट आज मुझे मैंने सैलरी पर टैक्स दे दिया है, रिसीप्ट लेने पर काम अगले साल किया, फिर अगले साल नहीं दूंगी। मतलब कि जो चीज़ पहले आ गई हमने उस पर क्या देना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। प्लेस ऑफ एक्रूल, एक्रूल मतलब आप इंडिया में आपने वो कमाई है कि बाहर कमाई है, ठीक है। यदि आपने इंडिया में कमाई है, एक्रू हुई है, तो वो चाहे आप रिसीव बाहर कर रहे हैं, जैसे इंडिया में आपने जॉब की और बाहर जाके सेटल हो गए, फिर आपको सैलरी मिलती रही, तो क्या सैलरी हेड में आएंगी? हाँ जी आएंगी, क्योंकि आपकी इंडिया में हुई है, आप सेटल हो गए, रिटायरमेंट के बाद अब्रॉड हो गए हैं, ठीक है, तो आपकी ये सैलरी के अंडर आएगी, ठीक है। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, एंड सर्विंग आउटसाइड इंडिया। जैसे कि दूसरा केस क्या हो गया, पहला केस क्या था, आप रिटायरमेंट के बाद बाहर चले गए तो आपकी सैलरी पेंशन मिल रही है, तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। दूसरा क्या हुआ, आप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो गवर्नमेंट ने आपकी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये दूसरे कंट्री में गई हैं, तब इंडिया से ही कमा रही है ना, तब भी ये सैलरी हेड के अंडर आएगी। प्लेस ऑफ एक्रूल, ठीक है, समझ गए। और दूसरा है सैलरी मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिशियस। सैलरी मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिशियस। रियल मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए, फिक्टिशियस मतलब ऐसे क्रिएट नहीं की होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हमने सैलरी दे दी, पर उसके साथ कॉन्टैक्ट क्या किया, मैंने पहला कॉन्टैक्ट किया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये सैलरी दूंगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लिया। फिर दूसरा कॉन्टैक्ट क्या कर लिया, जब मैं तुम्हें 10,000 सैलरी दे दूंगा ना, मिल जाएगी तुम्हें, तो उसमें से 8,000 दूसरा कॉन्टैक्ट, 8,000 तुमने वापस कर देनी है, तो बचे कितने, 2,000 आपको बचे ना। ऐसे कई बार होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर से होते थे कि हाँ जी पहले पकड़ा दिए, उसमें से ले लिए, पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा ना। तो क्या फिक्टिशियस हुई, एक्चुअल में उसको कितनी मिली, 2,000 मिली ना। तो मतलब कि सैलरी मस्ट भी रियल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तरीके बनाओ कि एंड में उसको मिले ही ना, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है, कहते हैं कि जैसे आपको पता ही है, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड जो भी बेसिस हो, इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड, देयरफॉर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी आफ्टर इट हैड ड्यू विल बी एप्लीकेशन ऑफ इनकम हैंस टैक्सेबल, ठीक है। तो ये टैक्सेबल होती है वॉलंटरी, यदि कोई सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब क्या होता है,
कि आपने कहा मैंने नहीं लेनी सैलरी, मैं काम कर दिया, वॉलंटरी करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा टैक्सेबल फ्री है। लेकिन कुछ केसेस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन, यदि आप सरेंडर किसको करते हैं, मतलब कि अपनी सैलरी को, मैंने नहीं लेनी सैलरी, काम कर दिया, सब कुछ कर दिया, किसको दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के अंडर, जो आपको टैक्स, आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यदि आप वॉलंटरी अपनी सैलरी को क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंडर सेक्शन 2 के अंदर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मेरी बात समझ गई होगी ना। पर्सनल गिफ्ट एंड अदर वॉलंटरी पेमेंट, ठीक है, यदि आपके एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर मतलब जिसने मुझे नौकरी दी, उसने कोई गिफ्ट दिए हैं, अदर पेमेंट की हुई है, वो भी सैलरी हेड के अंदर आएंगे, ठीक है, ठीक है। और सैलरी ग्रेड और पे स्केल, सैलरी ग्रेड और पे स्केल, जैसे कि मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊँ, जैसे मैं बोलूँ कि मेरा जो स्केल है ना 12,000 से लेकर 15,000 तक है, 12,000 से लेकर 15,000 है। मतलब क्या क्या है, 12,000 मुझे पहली सैलरी मिलेगी और हर साल 250 रुपये क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है, 250 बढ़ता रहा, तो ये 15,000 तक पहुंच गया। जो कहते जब 15,000 पहुंच जाएगा ना, तो वह तब आपका 350 रुपया हर साल बढ़ता रहेगा, फिर 18,500 बढ़ गया। मतलब कि स्केल क्या हुआ, 12,000 से 15,000, 15,000 से 18,500। पहले हर साल कितना पैसे बढ़ते थे, 250 रुपये बढ़ता था, फिर बाद में जब 15,000 तक पहुंच गए, उसके बाद हमारा कितना हर साल बढ़ने लगा, 350। तो समझ गए ना, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेड पे कहते हैं, ग्रेड पे, समझ गए, 12,000, 15,000, 18,500, ठीक, मैं समझ गई होंगी ना। डीरेंस लॉन्स एंड डीरेंस पे क्या होती है, डीरेंस लॉस को ना, डीए मिल गया, आप तो रोज सुनते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम मुझे 6 महीने के बाद डीरेंस लॉस देती है, 5% बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया, है ना, ये किस बेस पर होता है, बेसिक सैलरी तो होगी ना, है ना, बेसिक सैलरी दी होती है। बट डीरेंस लॉस होता है कि जैसे महंगाई भत्ता, जैसे कि मार्केट में प्राइजेस, जैसे आज हमारी सैलरी है, 4 साल के बाद वही चीज़ें हम यदि मार्केट में खरीदें तो उतनी चीज़ें थोड़ी आएंगी, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एम्प्लॉय को क्या दे देती है, डीरेंस लॉस दे देती है, ताकि महंगाई भत्ता देती है, जितनी महंगाई हो आप उसको रिकवरी कर लें, ठीक है। ये क्या होता है, कंपनसेट फॉर द राइज इन प्राइस लेवल। मेरी बात समझ रहे हैं ना, आज आपको सैलरी मिल गई 12,000 पैसे के, डीरेंस लोन्स क्या हो गया, आप स्टार्टिंग में तो नहीं देंगे, फिर धीरे धीरे आपका डीरेंस लोन बढ़ाती रहेगी, क्यों, जो भी महंगाई हुई है मार्केट में उसकी आपकी रिकवरी हो जाए, ठीक है। द होल और पार्ट ऑफ द डीरेंस लोन्स इज कन्वर्टेड इनटू डीरेंस पे, इट बिकम ए पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी। कई बार क्या होता है, डेरी जो हमारा डीए है वो पूरा या कुछ पार्ट उसका क्या होता है, बेसिक सैलरी के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। और बेसिक सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे। ड्यू डेट ऑफ सैलरी, ड्यू डेट ऑफ सैलरी क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, जैसे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के केस में, ये जो सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट अगले महीने की पहली तारीख को हो जाती है। ड्यू कब होती है, जो एम्प्लॉई होती है, जैसे मेरी सैलरी आती है पहली तारीख को आती है, मैं कौन हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो सैलरी होती है ना फर्स्ट डे को आती है, ठीक है। और कुछ और केसेस में, जैसे कि बैंक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केसेस में, ये जो सैलरी आती है महीने की एंड की डेट को आती है, तो उसको ड्यू डेट कहा जाएगा, समझ गए। ड्यू डेट ऑफ सैलरी क्या होगी, जैसे एम्प्लॉई हूँ मैं सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के केस में, ये जिसमें इस महीने काम किया तो अगले महीने की पहली तारीख को मिलेगी, ठीक है। और जो दूसरे केसेस में, जो कौन है सेमी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, दूसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको महीने की एंड में सैलरी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपके साथ 15 पॉइंट डिस्कस किए, तो आपने मुझे लगता है अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, अच्छे से कर लेना आप सभी ने।